हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल निक स्टडी पॉइंट। सो व्हाट्सअप गाइस, आई होप आप सब लोग ठीक होंगे एंड आप सबकी स्टडीज़ भी अच्छी चल रही होंगी। सो आज के इस सेशन में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ क्लास 12 का चैप्टर नंबर 5 वंशागति के आणविक आधार। बहुत ही बड़ा चैप्टर है, बहुत टाइम लगने वाला है, बट हम कोशिश करेंगे इसको एक ही सेशन में कंप्लीट करने की। सो आप भी साथ दें। सो चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। बहुत ही कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है। अगर आप इसके लेक्चर्स जो आपने अच्छे से कवर किए होंगे, अच्छे से समझे होंगे, तो आपको इसकी एनसीईआरटी भी बहुत अच्छे से समझ में आएगी, वरना तो नहीं आने वाली है। बिकॉज जब हम लेक्चर ही अच्छे से नहीं करेंगे तो एनसीईआरटी कैसे समझ में आएगी। बिकॉज एनसीईआरटी तो थोड़ी डीपली मतलब कम ही शब्दों में बहुत ज़्यादा बात कह देती है एनसीईआरटी। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके नोट्स, ये जो पीडीएफ है वो आपको मेरे टेलीग्राम पर मिल जाएगी, जिसका लिंक मैं जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। सो प्लीज़ ज़रूर जाकर चेकआउट करें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें एंड अपने दोस्तों के साथ इसे ज़रूर शेयर करें ताकि सबको फ़ायदा हो सके। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। पिछले अध्याय में आपने वंशागति प्रतिरूपों के आनुवांशिक आधार के बारे में पढ़ा है। मेंडल के नियमों के प्रतिपादन तक वे कारक जो वंशागति के प्रतिरूप को नियंत्रित करते हैं उनके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। 100 वर्षों बाद अनुमानित आनुवंशिक पदार्थ का पता चल पाया। अधिकतर जीवों में आनुवंशिक पदार्थ डीएनए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल था। कक्षा 11 में आप पढ़ चुके हैं कि न्यूक्लिक अम्ल न्यूक्लियोटाइड का बहुलक है। सजीवों में 2 प्रकार के न्यूक्लिक अम्ल मिलते हैं, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल व राइबोन्यूक्लिक अम्ल। अधिकतर जीवों में आनुवंशिक पदार्थ डीएनए होता है। कुछ विषाणुओं में आरएनए आनुवंशिक पदार्थ के रूप में मिलता है, लेकिन यह अधिकतर वाहक के रूप में कार्य करता है। आरएनए के अन्य और भी अतिरिक्त कार्य हैं। यह अनुकूलक, संरचनात्मक व कुछ स्थितियों में उत्प्रेरक अणु का कार्य करता है। न्यूक्लियोटाइड की संरचना व एकल इकाइयों से जुड़कर न्यूक्लिक अम्ल बहुलक बनने के बारे में आप पहले ही कक्षा 11 में पढ़ चुके हैं। इस अध्याय में डीएनए की संरचना, इसकी प्रकृति, डीएनए से आरएनए के निर्माण की विधि, आनुवंशिक कूट जो प्रोटीन्स में अमीनो अम्ल के क्रम को निर्धारित करते हैं, प्रोटीन संश्लेषण प्रक्रिया व इनके नियंत्रण के प्रारंभिक आधार के बारे में पढ़ेंगे। पिछले दशक में मानव जीनोम में स्थित पूर्ण न्यूक्लियोटाइड क्रमों के निर्धारण से जीनोमिक्स नए महाकल्प का आरंभ हुआ। इस अध्याय के अंतिम खंड में मानव जीनोम अनुक्रम के आवश्यक पहलुओं एवं इनके परिणामों के बारे में वर्णन किया जाएगा। अपनी चर्चा की शुरुआत सबसे पहले सजीव में मिलने वाला सर्वाधिक रुचिकर अणु डीएनए की संरचना के अध्ययन से करें। आगे के खंडों में इस बात को समझाने का प्रयास करेंगे कि यह बहुतायत से मिलने वाला आनुवंशिक पदार्थ क्यों है, वह इसका आरएनए के साथ क्या संबंध है। डीएनए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स का एक लंबा बहुलक है। डीएनए की लंबाई सामान्यतः इसमें मिलने वाले न्यूक्लियोटाइड्स पर निर्भर करती है। न्यूक्लियोटाइड्स युग्म का जो संबंध है वो क्षार युग्म से होता है। यह किसी भी जीव की विशेषता है। उदाहरणार्थ एक जीवाणुभोजी जिसे फाइन टू 174 कहते हैं, यानी कि 174, इसमें 5386 न्यूक्लियोटाइड्स मिलते हैं। जीवाणुभाजी लैम्ब्डा में 48,502 क्षार युग्म और इस्चीरिया कोलाई में 4.6 × 10⁶ क्षार युग्म व मनुष्य के अगुणित डीएनए में 3.3 × 10⁹ क्षार युग्म मिलते हैं। अब इस लंबे बहुलक की संरचना का वर्णन करेंगे। पॉलीन्यूक्लियोटाइड संरचना की श्रृंखला की संरचना। पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला डीएनए आरएनए की रासायनिक संरचना संक्षेप में निम्न है। न्यूक्लियोटाइड के 3 घटक होते हैं, नाइट्रोजन क्षार, पेंटोस, शर्करा। आरएनए के मामले में राइबोज और डीएनए के मामले में डीऑक्सीराइबोज होती है, और एक फॉस्फेट ग्रुप। नाइट्रोजनी क्षार 2 प्रकार के होते हैं, प्यूरिन जिसमें एडेनिन व ग्वानिन आते हैं, और पाइरिडीन जिसमें साइटोसिन, यूरासिल व थाइमिन आते हैं। साइटोसिन डीएनए व आरएनए दोनों में मिलता है, जबकि थाइमिन डीएनए में मिलता है। थाइमिन के स्थान पर यूरासिल आरएनए में मिलता है। नाइट्रोजनी क्षार नाइट्रोजन ग्लाइकोसाइडिक बंध द्वारा पेंटोस शर्करा 1-C हाइड्रोक्सिल से जुड़कर न्यूक्लियोसाइड बनाता है, जैसे एडिनोसिन या डीऑक्सी एडिनोसिन, ग्वानोसिन या डीऑक्सी ग्वानोलिन, साइटिडीन या डीऑक्सी साइटिडीन व यूरिडीन या डीऑक्सी थाइमिडीन। जब फॉस्फेट समूह फॉस्फोएस्टर बंध द्वारा न्यूक्लियोसाइड के 5' कार्बन के हाइड्रोक्सिल समूह से जुड़ जाता है, तब संबंधित न्यूक्लियोटाइड्स का निर्माण होता है। डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड्स उपस्थित शर्करा के प्रकार पर निर्भर करते हैं। 2 न्यूक्लियोटाइड्स 3' से 5' फॉस्फोडाइएस्टर बंध द्वारा जुड़कर डाइन्यूक्लियोटाइड का निर्माण करते हैं। इस तरह से कई न्यूक्लियोटाइड जुड़कर एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला का निर्माण करते हैं। इस तरह से निर्मित बहुलक के राइबोज शर्करा के 5' किनारे पर स्वतंत्र फॉस्फेट समूह मिलता है, जिसे पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला का 5' किनारा कहते हैं। ठीक इसी प्रकार बहुलक के दूसरे किनारे पर शर्करा मुक्त 3' हाइड्रोक्सिल समूह से जुड़ा होता है। पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला का 3' किनारा यह कहलाता है। पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला के आधार का निर्माण शर्करा व फॉस्फेट से होता है। नाइट्रोजन क्षार शर्करा अंश से जुड़ा होता है जो आधार से प्रक्षेपित होता है। नीट में इस लाइन से बहुत बार क्वेश्चन आया कि पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला के आधार का निर्माण शर्करा और फॉस्फेट से होता है। सो प्लीज़ ध्यान रखें।
आरएनए में प्रत्येक न्यूक्लियोटाइड अवशेष के राइबोज की 2' जगह पर एक अतिरिक्त हाइड्रोक्सिल समूह स्थित होता है। आरएनए में थाइमीन की जगह पर यूरेसिल मिलता है, यानी कि 5' मेथिल यूरेसिल थाइमीन का दूसरा रासायनिक नाम है। इसमें भी ये भी क्वेश्चन बहुत बार आया है। फ्रेडरिक मैस्टर ने 1869 में केंद्रक में मिलने वाले अम्लीय पदार्थ डीएनए की खोज की थी। उसने इसका नाम न्यूक्लिन दिया। ऐसे लंबे संपूर्ण बहुलक को तकनीकी कमियों के कारण विलगित करना कठिन था। इस कारण से बहुत लंबे समय तक डीएनए की संरचना के बारे में स्पष्ट जानकारी नहीं थी। मैरिस विल्किंस व रोजलिंड फ्रैंकलिन द्वारा दिए गए एक्सरे निवर्तन आंकड़े के आधार पर 1953 में जेम्स वाटसन व फ्रांसिस क्रिक ने डीएनए की संरचना का द्विकुंडी नमूना प्रस्तुत किया। के प्रस्तावों में पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं के 2 लड़ियों के बीच क्षार युग्मन की उपस्थिति एक बहुत बहुप्रमाणित श्रृंखला थी। उपरोक्त प्रस्ताव द्विकुंडी डीएनए के इरविन चारगाफ के परीक्षण के आधार पर भी थी, जिसमें इन्होंने बताया कि एडेनिन व थाइमिन तक ग्वानिन व साइटोसिन के बीच अनुपास्थित्व एक दूसरे के बराबर होता है। क्षार युग्मन पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं की एक खास विशेषता है। ये श्रृंखलाएं एक दूसरे को पूरक होती है, इसलिए एक रज्जुक में स्थित 4 क्रमों के बारे में जानकारी होने पर दूसरी रज्जुक के 4 क्रमों की कल्पना कर सकते हैं। यदि डीएनए, इसे पैतृक डीएनए कहते हैं कि प्रत्येक रज्जु एक नए रज्जु के संश्लेषण हेतु टेम्पलेट का कार्य करती है, तो इस तरह 2 द्विरज्जुकीय डीएनए का निर्माण होता है, जिसे संतति डीएनए कहते हैं, जो पैतृक डीएनए अणु के समान होता है। इस कारण से आनुवांशिक डीएनए की संरचना के बारे में बहुत स्पष्ट जानकारी मिल सकती है। द्विकुंडली डीएनए की संरचना की खास विशेषताएं। यह 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं का बना होता है, जिसका आधार शर्करा फॉस्फेट का बना होता है। वो क्षार भीतर की ओर प्रक्षेपी होता है। दोनों श्रृंखलाएं प्रति समांतर ध्रुवणता रखती है। इसका मतलब एक श्रृंखला की ध्रुवणता 5' से 3' की ओर, तो दूसरे की ध्रुवणता 3' से 5' की ओर होगी। दोनों रज्जुकों के क्षार आपस में हाइड्रोजन बंध द्वारा युग्मित होकर क्षार युग्मक बनाते हैं। एडेनिन व थाइमिन जो विपरीत रज्जुकों में होते हैं, आपस में 2 हाइड्रोजन बंध बनाते हैं। ठीक इसी तरह ग्वानिन और साइटोसिन 3 हाइड्रोजन बंध बनाते हैं, जिसके फलस्वरूप सदैव यूरिन के विपरीत दिशा में पिरिमिडीन होता है। इससे कुंडली के दोनों रज्जुकों के बीच लगभग समान दूरी बनी रहती है। दोनों श्रृंखलाएं दक्षिणावर्ती कुंडलित होती है। कुंडली का पिच 3.4 नैनोमीटर होता है। 1 नैनोमीटर 1 मीटर का 10 करोड़वां भाग होता है। वह 10⁻⁻9 मीटर के बराबर होता है। वो प्रत्येक घुमाव में लगभग 10 क्षार युग्मक होते हैं। परिणाम स्वरूप एक कुंडली में एक क्षार युग्मक के बीच लगभग 0.34 नैनोमीटर की दूरी होती है। द्विकुंडली में एक क्षार युग्मक की सतह के ऊपर दूसरे स्थित होते हैं। इसके अतिरिक्त हाइड्रोजन बंध कुंडलिनी संरचना को स्थायित्व प्रदान करते हैं। प्यूरिन व पिरिमिडीन की संरचनात्मक तुलना करो। क्या आप बता सकते हैं कि डीएनए में 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं के बीच की दूरी हमेशा लगभग समान क्यों रहती है? डीएनए की द्विकुंडी संरचना का प्रस्ताव यूं परिक्रमी है कि आनुवांशिक उलझाव को सरल तरीकों से व्याख्या करने में सक्षम है। शीघ्र ही आणविक जीव विज्ञान में फ्रांसिस क्रिक ने मूल सिद्धांत का विचार प्रस्तुत किया है, जिससे स्पष्ट है कि आनुवांशिक सूचनाओं का बहाव डीएनए से आरएनए व इससे प्रोटीन की तरह रहता है। डीएनए से आरएनए, फिर आरएनए से प्रोटीन बनता है। कुछ विषाणुओं में उपरोक्त भाव विपरीत दिशा में आरएनए से डीएनए की तरफ भी होता है। क्या तुम इस प्रक्रम के लिए एक साधारण नाम का सुझाव कर सकते हो? डीएनए कुंडली की पैकेजिंग। लगातार 2 क्षार युग्मक के बीच की दूरी 0.34 नैनोमीटर मान ली जाए। यदि एक प्रारूपी स्तनधारी कोशिका में डीएनए द्विकुंडली की लंबाई की गणना साधारणतया सभी क्षार युग्मकों की संख्या को लगातार 2 क्षार युग्मकों के बीच की दूरी से गुणा करने पर दूरी की गणना कर सकते हैं। वह है 6.6 × 10⁻9 क्षार युग्म गुणा 0.34 × 10⁻9 मीटर प्रति क्षार युग्म की जाए तो यह लगभग 2.2 मीटर के बराबर होगी। यह लंबाई प्रारूपी केंद्र की लंबाई से काफ़ी अधिक है। इसी तरह एक लंबा बहुलक एक कोशिका में एक कैसे पैकेज्ड होता है। यदि कोलाई डीएनए की लंबाई 1.36 मिलीमीटर है, तो क्या आप ई कोलाई के क्षार युग्मक की संख्या की गणना कर सकते हैं? असीम केंद्र की जैसे ई कोलाई, जिसमें स्पष्ट केंद्रक नहीं मिलता है, इसके बावजूद भी डीएनए पूरी कोशिका में नहीं फैला होता है। डीएनए ऋणावेशित कुछ प्रोटीन जो धनावेशित होते हैं से बनकर एक जगह पर स्थित होते हैं, जिसे केंद्रक आप कहते हैं। न्यूक्लियोइड में डीएनए बड़े लूपों में व्यवस्थित होता है जो प्रोटीन से जुड़े होते हैं। सुकेंद्रक में यह संरचना और काफी जटिल होती है। धनात्मक आवेशित क्षारीय प्रोटीन का समूह होता है जिसे हिस्टोन्स कहते हैं। इस प्रोटीन का आवेश आवेशित पार्श्व श्रृंखलाओं में स्थित अमीनो अम्लों की बहुलता पर निर्भर करता है। हिस्टोन्स में क्षारीय अमीनो अम्ल लाइसिन व आर्जिनिन अधिक मात्रा में मिलते हैं। दोनों अमीनो अम्ल की पार्श्व श्रृंखला पर धनात्मक आवेश होता है। हिस्टोन व्यवस्थित होकर 8 हिस्टोन अणुओं की एक इकाई बनाते हैं जिसे हिस्टोन अष्टक कहते हैं। धनात्मक आवेशित हिस्टोन अष्टक चारों तरफ से ऋणात्मक आवेशित डीएनए से
डीएनए से सटा होता है जिसे न्यूक्लियोसोम कहते हैं। एक प्ररूपी न्यूक्लियोसोम 204 युग्म की डीएनए कुंडली होती है। केंद्रक में मिलने वाली एक संरचना जिस पर न्यूक्लियोसोम एक के बाद एक मिलते हैं उसे क्रोमेटिन कहते हैं, जो केंद्रक में अभिरंजित धागे की तरह की संरचना होती है। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखने पर न्यूक्लियोसोम्स क्रोमेटिन जिस तरह से डोरी पर बीड्स की तरह दिखाई पड़ते हैं। सैद्धांतिक रूप से तुम सोच सकते हो कि एक स्तनधारी कोशिका में ऐसे दाने की तरह की रचना न्यूक्लियोसोम की तरह की रचना की संख्या क्या हो सकती है। डोरी पर बीड्स सदृश संरचना क्रोमेटिन में कोष्ठित होकर क्रोमेटिन धागों का निर्माण करती है, जो आगे कुंडित व संघनित होकर कोशिका विभाजन के मध्यावस्था में गुणसूत्र का निर्माण करते हैं। उच्च स्तर पर क्रोमेटिन के पैकेजिंग हेतु अतिरिक्त प्रोटीन की आवश्यकता होती है, जिसे सामूहिक रूप से गैर हिस्टोन गुणसूत्रीय प्रोटीन कहते हैं। एक प्ररूपी केंद्रक में कुछ जगहों पर क्रोमेटिन ढीले बंधे होते हैं, हल्के अभिरंजित होते हैं, जिसे यूक्रोमेटिन कहते हैं। क्रोमेटिन जो काफी अच्छे ढंग से बंधे होते हैं वह गाढ़े रंग के दिखाई पड़ते हैं, उसे हेट्रोक्रोमेटिन कहते हैं। आनुवांशिक पदार्थ की खोज। मैचर द्वारा न्यूक्लियन व मेंडल के वंशागति सिद्धांतों तथा एक लंबे समय के बाद यह सिद्ध व ज्ञात हो सका कि डीएनए आनुवांशिक पदार्थों के रूप में कार्य करता है। आनुवांशिक वंशागति के आणविक आधार की खोज 1926 में हुई। ग्रेगर मेंडल, वाल्टर सटन तथा थॉमस हंट मॉर्गन व अन्य दूसरे वैज्ञानिकों की पूर्व खोजों के आधार पर स्पष्ट हो गया कि गुणसूत्र अधिकतम कोशिकाओं के केंद्रक में मिलता है, लेकिन इस प्रश्न का उत्तर नहीं मिल सका कि कौन सा अणु वास्तव में आनुवांशिक पदार्थ है। रूपांतरीय सिद्धांत। वर्ष 1928 में फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी के साथ कई प्रयोगों से रूपांतरण की अच्छे ढंग से व्याख्या की थी। इस प्रयोग के दौरान एक सजीव जीव के प्राकृतिक रूप में परिवर्तन हो गया। जब स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी जीवाणु की संवेदन प्लेट पर वृद्धि करता है तब इसकी कुछ चिकनी चमकीली कॉलोनी व दूसरी सख्त कॉलोनी का निर्माण होता है। यह एक प्रभेद के जीवाणु में श्लेष्मा युक्त आवरण होता है, जबकि आर प्रभेद में यह आवरण नहीं होता है। एस प्रभेद में यह होता है और आर प्रभेद में नहीं होता है। एस प्रभेद से संक्रमित चूहे निमोनिया संक्रमण से मर जाते हैं, जबकि आर प्रभेद द्वारा निमोनिया नहीं होता है। इसे हम इससे समझ सकते हैं कि एस प्रभेद को जब चूहे में प्रवेश कराया चूहा मर गया, आर प्रभेद को चूहे में प्रवेश करवाया तो चूहा जीवित रहा। ग्रिफिथ ने जीवाणु को गर्म करने पर उन्हें मृत पाया। उन्हें पाया कि गर्म करने पर मृत एस प्रभेद जीवाणु को चूहे में प्रवेश कराने से उसकी मृत्यु नहीं हो पाई, लेकिन जब उसमें गर्म करने से मृत एस व सजीव आर जीवाणु के मिश्रण को चूहे में प्रवेश कराया तब चूहे की मृत्यु हो गई। इस मृत चूहे से उसने सजीव एक एस जीवाणु को विलगित किया। एस प्रभेद जब ताप से मृत हुआ तो चूहे में स्थानांतरित किया तो चूहा जीवित रहा। जब ताप से मृत एस प्रभेद और आर प्रभेद को चूहे में स्थानांतरित किया तो चूहा मर जाता है। ग्रिफिथ ने बताया कि आर प्रभेद जीवाणु ताप मृत एस प्रभेद जीवाणु द्वारा रूपांतरित किए गए। यह रूपांतरित कारक ताप मृत एस प्रभेद से आर प्रभेद में स्थानांतरित हो गए। इसमें चिकनी बहुशर्कराइड आवरण का निर्माण होता है, जिससे यह उग्र रूप में परिवर्तन हो जाता है। यह निश्चित ही आनुवांशिक पदार्थ के स्थानांतरण के कारण हो पाता है। इस प्रयोगों से आनुवांशिक पदार्थ की जीव रासायनिक प्रकृति के बारे में नहीं बताया जा सकता। रूपांतरित सिद्धांत के जीव रासायनिक लक्षण। ओसवाल्ड डेबेरी, कोलिन मैक्लिओड व मैकलिन मैककार्टी 1933 से 1944 के कार्य से पहला ऐसा समझा जाता था कि आनुवांशिक पदार्थ प्रोटीन है। ग्रिफिथ के सभी प्रयोगों के आधार पर रूपांतरित सिद्धांत की जीव रासायनिक प्रकृति के बारे में पता चला। ताप मृत एस कोशिकाओं से जैव रसायनों को अलग कर ये पता लगाने के लिए शोधित किया गया कि इनमें से कौन सा आर कोशिका को एस कोशिका में रूपांतरित करने में सहायक है। उन्होंने इस बात का पता लगाया कि एस जीवाणु का केवल डीएनए ही आर जीवाणु को रूपांतरित कर सकता है। उन्होंने इस बात का भी पता लगाया कि प्रोटीन पाचक एंजाइम व आरएनए पाचक एंजाइम इस रूपांतरण को प्रभावित नहीं करते हैं, इसलिए रूपांतरित पदार्थ प्रोटीन या आरएनए नहीं है। डीएनए से पाचन के बाद रूपांतरण प्रक्रिया बंद हो जाती है। इससे स्पष्ट है कि डीएनए की रूपांतरण के लिए जिम्मेदार है। इससे उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि आनुवांशिक पदार्थ डीएनए है, लेकिन इस बात से सभी जीव विज्ञानी सहमत नहीं थे। डीएनएज व डीएनएज के बीच क्या अंतर है? डीएनएस और डीएनएज के बीच कोई अंतर है क्या? आनुवांशिक पदार्थ डीएनए है। डीएनए आनुवांशिक पदार्थ है। इसके बारे में सुस्पष्ट प्रमाण जो है अल्फ्रेड हर्शे व मार्था चेस ने 1952 के प्रयोगों से प्राप्त हुआ। उन्होंने इन विषाणुओं पर कार्य किया जो जीवाणु को संक्रमित करते हैं, जिसे जीवाणु भोजी कहते हैं। जीवाणु भोजी जीवाणु से चिपकते हैं, अपने आनुवांशिक पदार्थ को जीवाणु कोशिका में भेजते हैं। जीवाणु कोशिका विषाणु के आनुवांशिक पदार्थ को अपना समझते लगते हैं, जिससे आगे चलकर अधिक विषाणुओं का निर्माण होता है। हर्शे व चेस ने इस बात का पता लगाने के लिए प्रयोग किया कि विषाणु से प्रोटीन या डीएनए निकलकर जीवाणु में प्रवेश करता है। उन्होंने कुछ विषाणुओं को ऐसे माध्यम पर पैदा किया जिसमें एक को विकिरण सक्रिय फास्फोरस व दूसरे विषाणुओं को विकिरण सक्रिय सल्फर पर वृद्धि किया था। जिस विषाणु को विकिरण सक्रिय फास्फोरस की उपस्थिति में पैदा किया उसमें विकिरण सक्रिय डीएनए पाया गया, जबकि विकिरण सक्रिय प्रोटीन नहीं था, क्योंकि डीएनए में फास्फोरस होता है, प्रोटीन नहीं। ठीक इसी तरह से विषाणु जिसे विकिरण सक्रिय सल्फर
की उपस्थिति में पैदा किया, उसमें विकिरण सक्रिय प्रोटीन पाई गई। डीएनए विकिरण सक्रिय नहीं था क्योंकि डीएनए में सल्फर नहीं मिलता। विकिरण सक्रिय जीवाणु भोजी इकाई जीवाणु से चिपक गया। जैसे संक्रमण आगे बढ़ा, जीवाणु को सम्मिश्रक में हिलाने से विषाणु आवरण अलग हो जाता है। जीवाणुओं को अपकेंद्र नियंत्रण में प्रचक्रण कराने से विषाणु कण जीवाणुओं से अलग हो जाते हैं। जो जीवाणु विकिरण सक्रिय डीएनए रखने वाले विषाणु से संक्रमित हुए थे वे विकिरण सक्रिय रहे। इससे स्पष्ट है कि जो पदार्थ विषाणु से जीवाणु में प्रवेश करता है वह डीएनए है। जो जीवाणु उन विषाणुओं से संक्रमित थे उनमें विकिरण सक्रिय प्रोटीन था, ये विकिरण सक्रिय नहीं हुआ। इससे संकेत मिलता है कि प्रोटीन विषाणु से जीवाणु में प्रवेश नहीं करता। इस कारण आनुवांशिक पदार्थ डीएनए है जो विषाणु से जीवाणु में जाता है। आनुवांशिक पदार्थ के गुण या फिर डीएनए बनाम आरएनए। पिछली चर्चाओं से स्पष्ट है कि प्रोटीन बनाम डीएनए के बीच जो विवाद आनुवांशिक पदार्थ को लेकर था अब स्पष्ट रूप से अर्चेवचेस के प्रयोग से सुलझ चुका है। अब यह सर्वमान्य हो चुका है कि डीएनए आनुवांशिक पदार्थ के रूप में कार्य करता है। फिर भी स्पष्ट हो गया है कि कुछ विषाणुओं में आरएनए आनुवांशिक पदार्थ है। कुछ प्रश्नों के उत्तर आपको देने होंगे क्योंकि डीएनए आनुवांशिक पदार्थ है जबकि आरएनए दूत व अनुकूलन जैसे सक्रिय कार्य करता है। दोनों न्यूक्लिक अम्ल अणुओं की रासायनिक संरचना में अंतर बताइए। क्या आप डीएनए व आरएनए के बीच दो रासायनिक अंतरों को बता सकते हैं? एक अणु जो आनुवांशिक पदार्थ के रूप में कार्य कर सकता है वह निम्न मानदंडों को अवश्य पूर्ण करता है। यह अपना प्रतिकृति बनाने में सक्षम होता है। इसकी संरचना व रासायनिक संगठन के आधार पर स्थिर होनी चाहिए। इसमें उत्परिवर्तन की संभावना होती है जो विकास के लिए आवश्यक है। मेंडल के लक्षण के अनुरूप अभिव्यक्त होना चाहिए। यदि कोई क्षार युग्मन पूरकता के सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए परीक्षण करता है तो वो पाएगा कि दोनों न्यूक्लिक अम्लों में स्वयं प्रतिकृति की क्षमता होती है। सजीव तंत्र के अन्य अणुओं जैसे प्रोटीन स्वयं प्रथम मापदंड को पूर्ण करने में असफल है। आनुवांशिक पदार्थ इतना स्थायी होना चाहिए कि जीवन चक्र की विभिन्न अवस्थाओं, उम्र या जीव के शरीर क्रिया में परिवर्तन या इसमें परिवर्तन नहीं होना चाहिए। आनुवांशिक पदार्थ का स्थायित्व उसकी एक प्रमुख विशेषता है जो ग्रिफिथ के रूपांतरित कारक से स्पष्ट है कि जिस ताप से जीवाणु की मृत्यु हो जाती है लेकिन आनुवांशिक पदार्थ की कुछ विशेषताएं नष्ट नहीं होती है। डीएनए परिप्रेक्ष्य में इस बात को और अच्छे ढंग से समझ सकते हैं कि डीएनए की दोनों रज्जुक एक दूसरे के पूरक होते हैं जो गर्म करने पर एक दूसरे से अलग हो जाते हैं लेकिन पुनः उच्च स्थिति के आने पर एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। आरएनए के प्रत्येक न्यूक्लियोटाइड्स पर 2 हाइड्रोक्सिल समूह मिलता है। यह क्रियाशील समूह है जिससे आरएनए अस्थिर व आसानी से विखंडित हो जाता है। इस कारण से डीएनए रासायनिक संगठन की दृष्टि से कम सक्रिय व संरचनात्मक दृष्टि से अधिक स्थायी है। इस कारण दोनों न्यूक्लिक अम्लों में डीएनए का एक अच्छा आनुवांशिक पदार्थ माना गया है। वास्तव में डीएनए में यूरेसिल की जगह थाइमिन होने से उनमें एक अधिक स्थायित्व मिलता है। इसके बारे में विस्तृत चर्चा हेतु डीएनए में होने वाले मरम्मत की प्रक्रिया को समझना होगा और आप इस प्रक्रिया के बारे में उच्च कक्षाओं में अध्ययन करेंगे। दोनों आरएनए व डीएनए उत्परिवर्तन हो सकते हैं। वास्तव में आरएनए अस्थायी व तीव्र गति से उत्परिवर्तित होता है। परिणाम स्वरूप विषाणुओं में आरएनए जीनोम मिलता है। उसकी जीवन अवधि छोटी व तेजी से उत्परिवर्तित व विकसित होने लगती है। आरएनए प्रोटीन संश्लेषण के लिए सीधे कूटलेखन करता है इसलिए वह आसानी से लक्षण व्यक्त करते हैं। डीएनए प्रोटीन संश्लेषण के लिए आरएनए पर निर्भर करते हैं। प्रोटीन संश्लेषण की सारी व्यवस्था आरएनए से विकसित हुई। उपरोक्त चर्चाओं से स्पष्ट है कि दोनों डीएनए व आरएनए आनुवांशिक पदार्थ के रूप में कार्य करते हैं। डीएनए के अधिक स्थायी होने से वह आनुवांशिक सूचनाओं के संचय हेतु सबसे उपयोगी है। आनुवांशिक सूचनाओं के स्थानांतरण हेतु आरएनए उपयुक्त है। आरएनए संसार। पूर्ववर्ती चर्चाओं से तत्काल एक प्रश्न उठता है कि प्रथम आनुवांशिक पदार्थ कौन सा है। इस अध्याय में रासायनिक विकास के बारे में विस्तृत रूप से वर्णन किया जाएगा लेकिन संक्षेप में कुछ तथ्यों व बिंदुओं को हम अवश्य उजागर करेंगे। आरएनए पहला आनुवांशिक पदार्थ था जब पर्याप्त प्रमाण थे कि जीवन आवश्यक प्रक्रमों जैसे कि उपापचय, स्थानांतरण, संवर्धन आदि का विकास आरएनए से हुआ। आरएनए आनुवांशिक पदार्थ के साथ एक उत्प्रेरक है। आरएनए उत्प्रेरक के रूप में क्रियाशील लेकिन अस्थायी है। जैविक तंत्र में कुछ ऐसी महत्वपूर्ण जैव रासायनिक अभिक्रियाएं हैं जो आरएनए उत्प्रेरक द्वारा उत्प्रेरित की जाती है। प्रोटीन एंजाइम्स का इसमें कोई योगदान नहीं होता है। इस कारण से आरएनए के रासायनिक रूपांतरण से डीएनए का विकास हुआ जिससे अधिक स्थायी है। डीएनए के द्विरज्जुकों व पूरक रज्जुकों के कारण तथा इनमें मरम्मत प्रक्रियाओं के विकास से अपने में होने वाले परिवर्तनों के प्रति प्रतिरोधी है। प्रतिकृति। डीएनए के द्विकुंडली रचना के प्रतिपादन के साथ ही वॉटसन व क्रिक ने तत्काल डीएनए की प्रतिकृति की योजना प्रस्तुत की। यदि उनके मूल कथनों को उद्धृत किया जाए तो वह इस प्रकार है कि विशिष्ट युग्मन की जानकारी के बाद आनुवांशिक पदार्थ के नए रूप के निर्माण की प्रक्रियाओं के बारे में तत्काल प्रतिपादन करने से बचा नहीं जा सकता। वॉटसन व क्रिक ने यह कथन दिया था 1953 में। उपरोक्त योजना से स्पष्ट है कि दोनों रज्जुक अलग होकर टेम्पलेट के रूप में कार्य कर नए पूरक रज्जु का निर्माण करते हैं। प्रतिकृति के पूर्ण होने के बाद जो डीएनए अणु बनाता है उसमें एक पैतृक व एक नई निर्मित लड़ी रज्जुक बनती है। डीएनए प्रतिकृति की यह योजना अर्ध संरक्षित होती है। प्रायोगिक प्रमाण। अब यह सिद्ध हो चुका है कि डीएनए का अर्ध संरक्षित प्रतिकृतियन होता है। इसके बारे में सर्वप्रथम जानकारी स्टीर या कोलाई से प्राप्त हुई जो आगे जाकर उचित जीवों जैसे पौधों व मानव कोशिकाओं से पता लग गया। मैथ्यू मिचेल्सन व फ्रैंकलिन स्टॉल
ने 1958 में निम्न प्रयोग किया। उन्होंने ई कोलाई को ऐसे संवर्धन में विकसित किया जिसमें नाइट्रोजन 15 का जो NH4Cl था, अमोनिया क्लोराइड कई पीढ़ियों तक केवल नाइट्रोजन का स्रोत है, जिसके परिणाम स्वरूप नवनिर्मित डीएनए व अन्य दूसरे नाइट्रोजन युक्त यौगिकों में 15 नाइट्रोजन व्यवस्थित हो जाता है। इस भारी डीएनए अणु को सामान्य डीएनए से सोडियम क्लोराइड के घनत्व प्रवणता में अपकेंद्रीकरण करने से अलग कर सकते हैं। कृपया ध्यान दें कि नाइट्रोजन 15 एक विकिरण सक्रिय समस्थानिक नहीं है और ये नाइट्रोजन 14 के घनत्व के आधार पर अलग किया जा सकता है। इसके बाद कोशिकाओं को कैसे संवर्धन में स्थानांतरित किया, जिसमें साधारण 14 NH4Cl था, वह निश्चित समांतराल पर गुणित कोशिकाओं के नमूनों को लेने पर इससे डीएनए निष्कर्षण करने पर यह पाया गया कि हमेशा द्विरज्जु कुंडलियों के रूप में मिलता है। डीएनए के घनत्व के बारे में जानकारी प्राप्त करने हेतु विभिन्न नमूनों को स्वतंत्र रूप से सीजियम ग्रेडियंट की प्रवणता पर अलग किया जाएगा। क्या तुम अपकेंद्रण बल के बारे में बता सकते हो और सोचो, क्या एक अणु जो अधिक द्रव्यमान घनत्व का तेजी से अवसाद बनाता है? परिणामों को 5.7 में दर्शाया गया है। इस प्रकार संवर्धन, जिसको नाइट्रोजन 15 और नाइट्रोजन 14 माध्यम पर एक पीढ़ी तक स्थानांतरित किया गया, डीएनए निष्कर्षित करने पर पाया कि इसका घनत्व संकरित या मध्य था। 20 मिनट बाद प्रथम पीढ़ी ई कोलाई 20 मिनट में विभाजित हो जाती है। डीएनए जो दूसरी पीढ़ी 40 मिनट बाद द्वितीय पीढ़ी के संवर्धन से निष्कर्षित किया गया है कि समान मात्रा में संकरित डीएनए हल्के डीएनए से मिलकर बना होता है। ई कोलाई के 80 मिनट बाद वृद्धि से प्राप्त डीएनए में हल्के व संकरित डीएनए का घनत्व का अनुपात होगा। ठीक इस तरह का प्रयोग टैलर व उसके सहयोगियों ने टेलर वो उसके सहयोगियों ने 1958 में विसिया फाबा सेम पर नवनिर्मित डीएनए का गुणसूत्र में वितरण का पता लगाने के लिए विकिरण सक्रिय थाइमिडीन का प्रयोग किया। इस प्रयोग से सिद्ध हुआ कि गुणसूत्र में डीएनए अर्ध संरक्षित तरह से प्रतिकृति करता है। कार्य प्रणाली व एंजाइम। सजीव कोशिकाओं में जैसे ही कोलाई में प्रतिकृति हेतु उत्प्रेरकों के समूह की आवश्यकता होती है। मुख्य एंजाइम जो डीएनए पदार्थ पर निर्भर करते हैं वह डीएनए पॉलीमरेज है। यह डीएनए टेम्पलेट का उपयोग डीऑक्सीन्यूक्लियोटाइड के बहुलकन को उत्प्रेरित करता है। यह एंजाइम काफी प्रभावी है क्योंकि बहुत ही कम समय में अधिक संख्या में न्यूक्लियोटाइड्स के बहुलकन को प्रेरित करता है। कल्पना करो कि ई कोलाई में 4.6 × 10⁻6 क्षार युग्म मिलते हैं। इसकी तुलना मानव के द्विगुणित संख्या 6.6 × 10⁹ क्षार युग्मक से करो, जिसमें प्रतिकृति प्रक्रिया के पूर्ण होने में 18 मिनट लगते हैं। इसका मतलब बहुलीकरण की औसत दर लगभग 2000 क्षार युग्मक प्रति सेकंड है। ये केवल बहुलीकरण को तेज नहीं करता बल्कि अधिक शुद्धता के साथ अभिक्रिया को प्रेरित करता है। प्रतिकृति में किसी भी तरह की गलती के परिणाम स्वरूप परिवर्तन होता है। इसकी अतिरिक्त ऊर्जा की दृष्टि से प्रतिकृति एक महंगी प्रक्रिया है। अतः डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट दोहरे उद्देश्य की पूर्ति करता है। इसकी अतिरिक्त अस्तर की तरह कार्य करते हुए बहुलकीकरण अभिक्रिया के लिए ऊर्जा प्रदान करता है। एटीपी की तरह डीऑक्सीन्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट में 2 टर्मिनल फॉस्फेट उच्च ऊर्जा वाले फॉस्फेट हैं। अधिक शुद्धता के साथ प्रतिकृति प्रक्रम को पूर्ण करने हेतु डीएनए पर निर्भर डीएनए पॉलीमरेज के साथ अन्य एंजाइम की आवश्यकता होती है। लंबे डीएनए अणुओं के दोनों रज्जु के एक साथ पृथक नहीं होते हैं क्योंकि इसके लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। प्रतिकृति हेतु डीएनए कुंडलिनी छोटे छोटे भाग में खुलते हैं जिसे प्रतिकृति दिशाक कहते हैं। डीएनए पर निर्भर डीएनए पॉलीमरेज बहुलकन केवल एक दिशा 5' से 3' की ओर उत्प्रेरित करता है। यह प्रतिकृति दिशाक पर कुछ जटिलता पैदा करती है। फलस्वरूप 3' से 5' ध्रुवणता वाली टेम्पलेट की लड़ी पर प्रतिकृति सतत रहती है, जबकि दूसरी लड़ी 3 से 5' की ओर ध्रुवणता वाले टेम्पलेट पर यह असतत होती है। तत्पश्चात असतत रूप से संश्लेषित कण एंजाइम डीएनए लाइगेज द्वारा आपस में जुड़ जाते हैं। डीएनए पॉलीमरेज स्वयं प्रतिकृति प्रक्रम की शुरुआत नहीं करते। प्रतिकृति डीएनए के किसी भी जगह पर प्रतिकृति क्रमहीन प्रारंभ नहीं होती है। ई कोलाई के डीएनए में कुछ निश्चित स्थान होते हैं जहां से प्रतिकृति की शुरुआत होती है। इन जगहों को प्रतिकृति का स्थल नामकरण किया गया। इस कारण से प्रतिकृति की शुरुआत के लिए आवश्यक डीएनए खंडों की प्राप्ति पुनर्योग्य डीएनए विधि के द्वारा होती है, जिसमें संवाहक की आवश्यकता होती है। संवाहक से प्रतिकृति की शुरुआत होती है। मूल की प्रकृति और इस जगह पर होने वाले प्रक्रमों के बारे में आप विस्तृत रूप से उच्च कक्षाओं में पढ़ेंगे। प्रतिकृति के बारे में अभी विस्तृत रूप से पूर्ण जानकारी नहीं है। ससीम केंद्र की सुकेंद्र में डीएनए की प्रतिकृति कोशिका चक्र के एस प्रवस्था में होती है। डीएनए की प्रतिकृति व कोशिका विभाजन चक्र काफी संभावित ढंग से होती है। डीएनए प्रतिकृति के बाद कोशिका विभाजन न होने के कारण बहुगुणिता की स्थिति उत्पन्न होती है। इनमें से कुछ प्रक्रमों के बारे में विस्तृत रूप से आप उच्च कक्षाओं में पढ़ेंगे। अनुलेखन या ट्रांसक्रिप्शन। डीएनए की एक रज्जुक में आनुवांशिक सूचनाओं को आरएनए में प्रतिलिपिकरण की प्रक्रिया को अनुलेखन कहते हैं। यहाँ भी पूरकता का सिद्धांत अनुलेखन प्रक्रम को नियंत्रित करता है, जिसमें एडिनोसिन थाइमिन की जगह पर यूरैसिल के साथ क्षार युग्मक बनाता है। यद्यपि प्रतिकृति प्रक्रम के विपरीत किसी जीव के कुल डीएनए द्विगुणित होकर अनुलेखन के दौरान अपना एक रज्जुक आरएनए के साथ मिलाकर उसी का रूप ले लेते हैं।
इससे डीएनए की लड़ी हुई जगहों को पता चलता है जो अनुलेखन में भाग लेते हैं। अनुलेखन के दौरान दोनों रज्जुकों की प्रतिलिपिकरण क्यों नहीं होती? इसका साधारण सा उत्तर है कि प्रथम दोनों रज्जुक टेम्पलेट के रूप में कार्य करते हैं, तब उसमें विभिन्न अनुक्रमों वाले आरएनए अणुओं का अनुलेखन होता है। यदि प्रोटीन का कूट लेखन करते हैं तब प्रोटीन में मिलने वाला अमीनो अम्ल का अनुक्रम भिन्न होगा। यदि इसी डीएनए का एक भाग दो भिन्न प्रोटीनों का कूट लेखन करता है तब आनुवांशिक सूचना स्थानांतरण तंत्र द्वारा जटिलता उत्पन्न करती है। दूसरा, साथ साथ दो आरएनए अणुओं को एक दूसरे के पूरक हैं, इसके निर्माण से द्विरज्जुक आरएनए का निर्माण होगा। इससे आरएनए के प्रोटीन में अनुलेखन नहीं हो पाता है और अनुलेखन का प्रयास व्यर्थ हो जाता है। अनुलेखन इकाई। अनुलेखन इकाई के 3 भाग होते हैं: उन्नायक दैट मीन्स प्रोमोटर, संरचनात्मक जीन स्ट्रक्चरल जीन, समापक टर्मिनेटर्स। अनुलेखन इकाई के संरचनात्मक जीन डीएनए के द्विरज्जुक का ही भाग है। चूंकि रज्जुक विपरीत ध्रुवत्व की ओर होते हैं इसलिए डीएनए निर्भर आरएनए पॉलीमरेज बहुलकन केवल एक दिशा 5 से 3 डैश की ओर उत्प्रेरित होता है। रज्जुक जिसमें ध्रुवत्व 3 से 5 डैश की ओर है वह टेम्पलेट के रूप में कार्य करता है, इसलिए टेम्पलेट रज्जुक कहलाता है। दूसरी लड़ी जिसमें ध्रुवत्व 5 डैश से 30 डैश अनुक्रम आरएनए जैसा होता है, थाइमिसिन के अलावा इस जगह पर यूरेसिल होता है, अनुलेखन के दौरान स्थानांतरित हो जाता है। यह रज्जुक जो किसी भी चीज के लिए कूट लेखन नहीं करता कूट लेखन रज्जुक कहलाता है। सभी उपयुक्त बिंदु जो अनुलेखन की इकाई के भाग है कूट लेखन रज्जुक से बने होते हैं। उन बिंदुओं की व्याख्या के लिए अनुलेखन इकाई के परिकल्पित अनुक्रमों का नीचे दिखाया गया है। 3 से टेम्पलेट रज्जुक और कूट लेखन रज्जु पे 3 डैश से 5 डैश की ओर ATGC या आप पढ़ सकते हैं। इस टाइप से अनुक्रम होगा। ये अनुक्रम नीट के सवालों में चेंज भी हो सकते हैं। उपरोक्त डीएनए से अनुलेखित आरएनए के अनुक्रमों को आप क्या लिख सकते हो? उन्नायक के समापक तथा किनारे पर स्थित संरचनात्मक जीन अनुलेखन इकाई बनाते हैं। संरचनात्मक जीन के 5 डैश किनारे पर इसका संदर्भ कूट लेखन रज्जु के ध्रुवत्व के संबंध में उन्नायक स्थित होता है। यह डीएनए अनुक्रम जिसमें आरएनए पॉलीमरेज जुड़ता है और अनुलेखन इकाई में स्थित उन्नायक टेम्पलेट व कूट लेखन रज्जु का निर्धारण करते हैं। समापक कूट लेखन रज्जु के 3 डैश किनारे पर स्थित होता है और इस अनुलेखन प्रक्रम की समाप्ति का निर्धारण करते हैं। इसके अतिरिक्त उन्नायक के प्रति प्रवाह व अनुप्रवाह की तरफ नियामक अनुक्रम होते हैं। इन अनुक्रमों की कुछ विशेषताओं के बारे में जब जीन अभिव्यक्ति नियमन के बारे में वर्णन होगा तब जानकारी दी जाएगी। हम इन अनुक्रम को एक बार पढ़ ही लेते हैं। चलो, ATGC ये मतलब इस तरीके से चलता ही जाएगा। TACG ये 5 डैश से 3 डैश की और ऐसे ही चलेगा। तो ये अनुक्रम है और नीट के सवालों में ऐसे ही मतलब अलग अलग से अनुक्रम दे देते हैं और आपको क्वेश्चन पूछ लेंगे कि आप इससे क्या बनेगा, इससे क्या बनेगा। वो आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देख के पता लगा सकते हो। अनुलेखन इकाई व जीन वंशागति की क्रियात्मक इकाई है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि जीन डीएनए पर स्थित होता है। जीन को डीएनए अनुक्रम के शब्दों में साहित्यिक रूप से परिभाषित करना कठिन है। टीआरएनए अथवा आरएनए अणु डीएनए अनुक्रम रूपांतरण के लिए कार्य करते हैं, उसमें भी जीन परिभाषित होते हैं। परिभाषा के अनुसार सिस्ट्रॉन डीएनए का वह खंड है जो पॉलीपेप्टाइड का कूट लेखन करता है। अनुलेखन इकाई संरचनात्मक जीन मोनोसिस्ट्रॉनिक या पॉलीसिस्ट्रॉनिक हो सकता है। सुकेंद्रकी में मोनोसिस्ट्रॉनिक संरचनात्मक जीन मिलती है जिसमें अंतरापित कूट लेखन अनुक्रम पाए जाते हैं। सुकेंद्रकी में जीन विखंडित होते हैं। कूट लेखन अनुक्रम या अभिव्यक्त अनुक्रमों को व्यक्तेक कहते हैं। व्यक्तेक वे अनुक्रम होते हैं जो परिपक्व या संसाधित आरएनए में मिलते हैं। व्यक्तेक अव्यक्तेक द्वारा अंतरापित होते हैं। अव्यक्तेक या मध्यवर्ती अनुक्रम परिपक्व या संसाधित आरएनए में नहीं मिलते हैं। डीएनए खंड के अर्ध में अंतरापित जीन व्यवस्था जीन की परिभाषा को जटिल बना देती है। लक्षण की वंशागति संरचनात्मक जीन के उन्नायक व नियामक अनुक्रमों द्वारा प्रभावित होते हैं। चूंकि कभी कभी नियामक अनुक्रम अस्पष्ट रूप से नियामक जीन कहलाते हैं, इसके बावजूद ये अनुक्रम में किसी आरएनए या प्रोटीन का कूट लेखन नहीं करते हैं। आरएनए के प्रकार व अनुलेखन का प्रक्रम। जीवाणु में मुख्यतः 3 प्रकार के आरएनए होते हैं। दूत आरएनए यानी कि आरआरएनए जिसे हम मैसेंजर आरएनए भी कहते हैं, अंतरण आरएनए यानी कि टीआरएनए जिसे हम ट्रांसफर आरएनए भी कहते हैं, राइबोसोमल आरएनए आरआरएनए। सभी 3 आरएनए कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण के लिए आवश्यक एमआरएनए टेम्पलेट प्रदान करता है। टीआरएनए अमीनो अम्लों के आनुवांशिक कूट को पढ़ने का काम करता है। वह आरआरएनए स्थानांतरण के दौरान संरचनात्मक व उत्प्रेरक की भूमिका निभाता है। जीवाणु में डीएनए पर निर्भर केवल एक आरएनए पॉलीमरेज होता है जो सभी प्रकार के आरएनए के अनुलेखन को उत्प्रेरित करता है। आरएनए पॉलीमरेज उन्नायक से जुड़कर अनुलेखन की शुरुआत करते हैं। ये ट्राइफॉस्फेट को क्रियाधार के रूप में प्रयोग कर पूरकता के नियमन का अनुपालन करते हुए टेम्पलेट में बहुलकित हो जाते हैं। यह कुंडली को आगे खुलने उसके दीर्घीकरण में सहायता
करता है। केवल छोटी लंबाई वाला आरएनए एंजाइम से जुड़ता है। जब आरएनए पॉलीमरेज समापक किनारे पर पहुंच जाता है तब निर्मित आरएनए व आरएनए पॉलीमरेज अलग हो जाते हैं। इसके परिणाम स्वरूप अनुलेखन का समापन हो जाता है। ये एक जिज्ञासापूर्ण प्रश्न है कि आरएनए पॉलीमरेज किस तरह से उन तीनों चरणों प्रारंभन, दीर्घीकरण, समापन को प्रेरित करता है। केवल आरएनए पॉलीमरेज ही दीर्घीकरण प्रक्रिया को प्रेरित करने में सक्षम है। अस्थायी रूप से प्रारंभन कारक व समापन कारक से जुड़ जाता है। अनुलेखन की शुरुआत पॉलीमरेज के साथ जुड़ने से उसकी विशिष्टता में परिवर्तन के साथ होती है, जिससे या तो प्रारंभन या फिर समापन हो जाता है। जीवाणु में सक्रिय दूत आरएनए के निर्माण में संसाधन की आवश्यकता नहीं होती है। अनुलेखन तथा स्थानांतरण एक कक्ष में होता है, इसलिए कई बार स्थानांतरण दूत आरएनए के रूप में आरएनए के पूर्ण रूप से अनुलेखित होने के पहले ही प्रारंभ हो जाता है। फलस्वरूप अनुलेखन और स्थानांतरण जीवाणु में साथ साथ संपन्न हो सकता है। सुकेंद्रक की दो अतिरिक्त जटिलताएं। केंद्रक में कम से कम 3 प्रकार के आरएनए पॉलीमरेज मिलते हैं। इनके कार्यों का स्पष्ट विभाजन है। आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट जो है राइबोसोमल आरएनए, जिसमें से 28, 18 और 5.8 को अनुलेखित करता है, जबकि आरएनए पॉलीमरेज थर्ड जो है टीआरएनए, 5S आरएनए और SN आरएनए को अनुलेखित करने के लिए जिम्मेदार है। आरएनए पॉलीमरेज सेकंड जो है एमआरएनए के पूर्ववर्ती रूप यानी कि HN आरएनए का अनुलेखन करता है। दूसरी जटिलता यह है कि प्रारंभिक अनुलेखन में व्यक्तिक व अव्यक्तिक दोनों मिलते हैं और वह असक्रिय होता है। चूंकि एक प्रक्रम से गुजरता है जिसे संबंध स्प्लाइसिंग कहते हैं, जिसमें अव्यक्तिक अलग हो जाता है, वह व्यक्ति एक निश्चित क्रम में आपस में जुड़ जाते हैं। HN आरएनए 2 अतिरिक्त प्रक्रियाओं के आच्छादन उपोचन से गुजरता है। आच्छादन में एक साधारण न्यूक्लियोसाइड जो है मेथिल ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट HN आरएनए के 5' किनारे पर जुड़ता है और पुच्छन में एडेनिन समूह 200 से 300 स्वतंत्र रूप में टेम्पलेट के 3' किनारे पर जुड़ जाता है। पूर्ण संसाधित HN आरएनए को अवधूत आरएनए कहते हैं, जो स्थानांतरण हेतु केंद्रक में स्थानांतरित हो जाता है। उपयुक्त जटिलताओं के महत्व को अब समझने की आवश्यकता है। अंतरापी जीन व्यवस्था संभवतः जीनोम के पूर्व रूप को व्यक्त करता है। अव्यक्ति की उपस्थिति पुराने समय की याद दिलाता है और संबंधित प्रक्रिया में आरएनए संचार की प्रभुता को व्यक्त करता है। वर्तमान समय में सजीव तंत्र में आरएनए निर्भर प्रक्रमों के बारे में समझने की अधिक आवश्यकता है। आनुवंशिक कूट। प्रतिकृति व अनुलेखन के दौरान न्यूक्लिक अम्ल से दूसरे न्यूक्लिक अम्ल का प्रतिलिपिकरण होता है। इन प्रक्रमों को पूरकता के आधार पर समझना आसान है। स्थानांतरण की प्रक्रिया में आनुवंशिक सूचनाएं न्यूक्लियोटाइड के बहुलक से अमीनो अम्लों के बहुलक की ओर स्थानांतरित होती है। अमीनो अम्ल के न्यूक्लियोटाइड में न तो कोई पूरकता मिलती है, न ही सैद्धांतिक रूप से इसके बारे में सोच सकते हैं। न्यूक्लिक अम्ल में परिवर्तन से प्रोटीन के अमीनो अम्ल में भी परिवर्तन हो जाता है। इस विचार के समर्थन हेतु पर्याप्त प्रमाण है। इसे आनुवंशिक कूट की परिकल्पना का प्रतिपादन हुआ, जो प्रोटीन के संश्लेषण के दौरान अमीनो अम्लों के अनुक्रम को निर्धारित करती है। डीएनए की संरचना व आनुवंशिक पदार्थ के जैव रासायनिक प्रकृति का निर्धारण जितना उत्तेजनापूर्ण था, उससे ज्यादा आनुवंशिक कूट का अर्थ निकालना व प्रस्ताव करना चुनौतीपूर्ण था। सही अर्थों में इसके लिए विभिन्न क्षेत्रों के वैज्ञानिक, भौतिकविद, कार्बनिक रसायनिकविद, जैव रासायनिक व आनुवंशिकविद के सहयोग की आवश्यकता थी। जॉर्ज गेमो एक भौतिकविद थे, जिसका विचार था कि यदि क्षार केवल 4 है तो इन 20 अमीनो अम्ल का कूट लेकिन किस रूप में होता है, तो कूट के निर्माण में क्षारों का समूह बनता है। इस विचार था कि सभी 20 अमीनो अम्ल के कूट हेतु 3 कोड न्यूक्लियोसाइडों के बने होते हैं। यह एक बहुत ठोस विचार था, जिससे 4⁻³ के प्रति उत्परिवर्तन समुच्चय से 64 कोड का निर्माण हुआ। इससे बनने वाली कोड आवश्यकता से अधिक थे। प्रकूट त्रिक होते हैं। इसका प्रमाण देना अत्यधिक कठिन कार्य था। हरगोविंद खुराना ने निश्चित चारों के समुच्चय युक्त आरएनए अणुओं के संश्लेषण की रासायनिक विधि का विकास किया। प्रोटीन संश्लेषण हेतु मार्शल निटेनबर्ग की कोशिश स्वतंत्र तंत्र कूट का अर्थ निकालने में काफी सहयोगी रही। सेवेटो-ओको एंजाइम आरएनए को स्वतंत्र रूप से टेम्पलेट के निश्चित अनुक्रमों के साथ बहुलकित होने में सहायता प्रदान करता है। अंत में आनुवंशिक कूट का चेकर बोर्ड नीचे तालिका 5.1 में दिखाया गया है। आनुवंशिक कूट की प्रमुख विशेषताएं। प्रकूट त्रिक होते हैं। 61 प्रकूट अमीनो अम्ल का कूट लेखन करते हैं, वह 3 प्रकूट कूट लेखन नहीं करते हैं। इस कारण ये रोध प्रकूट के रूप में कार्य करते हैं। एक प्रकूट केवल एक अमीनो अम्ल का कूट लेखन करता है, इस कारण से ये असंदिग्ध व विशिष्ट होते हैं। कुछ अमीनो अम्ल का कूट लेखन एक से अधिक प्रकूटों द्वारा होता है, इस कारण से इन्हें अपहासित कूट कहते हैं। प्रकूट दूत आरएनए में लगातार पढ़े जाते हैं, ये बीच में रुके हुए नहीं होते। कूट लगभग सार्वभौमिक होते हैं। उदाहरण जीवाणु से मनुष्य में यूयूयू फेनिल एलेनिन का कूट लेखन करता है। इस नियम से कुछ अपवाद सूचकर्णिका प्रकूट व कुछ आदि जंतुओं में मिलता है। AUG दोहरा कार्य करते हैं। मिथियोनिन का कूट लेखन करता है और एक प्रारंभिक प्रकूट के रूप में कार्य करता है। यदि एक दूत आरएनए में निम्न न्यूक्लियोटाइड अनुक्रम है, तो इसके द्वारा कूट लेखित अमीनो अम्ल के अनुक्रमों की कल्पना करो। चेकर बोर्ड की सहायता से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब इसके विपरीत के बारे में सोचो कि नीचे दिए गए दूत आरएनए द्वारा कूट लेखित अमीनो अम्ल के अनुक्रम है। आरएनए में न्यूक्लियोटाइडों का अनुक्रम का पता लगाओ। क्या आपको इसका विपरीत पता लगाने में
परेशानी महसूस करते हो, क्यों? क्या आप आनुवंशिक कूट की दो विशेषताओं के बारे में सामंजस्य बिठा सकते हैं जिसके बारे में आप पढ़ चुके हैं? उत्परिवर्तन व आनुवंशिक कूट। जीन व डीएनए के बीच आपसी संबंधों को उत्परिवर्तन द्वारा अच्छे ढंग से समझा जा सकता है। तुम उत्परिवर्तन और इसके प्रभाव के बारे में विस्तृत रूप से अध्याय 5 में पढ़ चुके हो। एक डीएनए के खंड में अधिक लोपन व पुनर्योजन के प्रभाव के बारे में आसानी से समझ सकते हो। इसके परिणाम स्वरूप जीन के कार्य की क्षति या वृद्धि हो सकती है। बिंदु उत्परिवर्तन का एक प्रतिष्ठित उदाहरण बीटा ग्लोबिन श्रृंखला के जीन में एक क्षार युग्म में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप अमीनो अम्ल अवशिष्ट ग्लूटामेट के वैलिन में परिवर्तन होता है। इसके परिणाम स्वरूप होने वाले रोग को दात्र कोशिका रक्तता कहते हैं। बिंदु उत्परिवर्तन के कारण संरचनात्मक जीन में एक क्षार के प्रवेश का या विलोपन के बारे में नीचे दिए गए साधारण उदाहरण के द्वारा अच्छे से समझ सकते हैं। इस कथन पर ध्यान दो जो निम्न शब्दों से बना है। इसमें 3 वर्णाक्षर आनुवंशिक कूट की तरह मिले होते हैं। इसमें टोटली आपको यही बताया जाएगा कि जो ये मतलब आपको ये नीचे वाला सेंटेंस पढ़ लेते हैं हम, इससे ही हमें समझ में आ जाएगा। इस पढ़ने से कोई मतलब भी नहीं है, ये हमने बहुत बार किया हुआ है। जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, जैसे कि पापा वर्ड हो गया, तो हम पीछे से स्टार्ट करें या आगे से स्टार्ट करें, वर्ड वही रहेगा पापा, उसमें से कुछ भी डिफरेंस नहीं होगा। चाहे हम पीछे से बोले तो भी पापा रहेगा, आगे से बोले तो भी पापा रहेगा। तो ये बस वही बताया गया। तो इसे मतलब पढ़ूंगी तो टाइम वेस्ट होगा, इससे हम नीचे वाला सेंटेंस ही पढ़ लेते हैं। उपयुक्त अभ्यास से निष्कर्ष बहुत स्पष्ट है कि एक या दो क्षारों के निवेशन या विलोपन से निवेशन या विलोपन बिंदु के पढ़ने पर प्राधार रीडिंग फ्रेम में परिवर्तन होता है। यद्यपि ऐसी परिवर्तन का उल्लेख वाचन प्राधार निवेशन या विलोपन के रूप में किया जाता है। तीन या तीन क्षारों के गुणित निवेशन अथवा विलोपन से एक से अधिक और तदनुसार एक अथवा अनेक अमीनो अम्ल के वाचन प्राधार इस बिंदु के आगे अपरिवर्तित होते हैं। अंतरण आरएनए अनुकूलक अणु। कूट परिकल्पना के बहुत पहले से ही फ्रांसिस क्रिक के अनुसार कूट के पढ़ने व इसके अमीनो अम्ल से संबंध रखने वाली एक क्रिया विधि है, क्योंकि अमीनो अम्ल में कोई संरचनात्मक विशिष्टता नहीं होती जिससे कि यह कूट को विशेष ढंग से पढ़ सके। इसके अनुसार एक अनुकूलतम अणु जो एक तरह से कूट को पढ़ता है वह दूसरे तरफ इससे विशिष्ट अमीनो अम्ल जुड़ जाते हैं। अंतरण आरएनए जिसे विलेय आरएनए कहते हैं, ये और हमें क्वेश्चन मिल गया कि विलेय आरएनए किसे कहते हैं, एसआरएनए या अंतरण आरएनए को कहते हैं, के बारे में जानकारी आनुवंशिक कूट से पहले थी। फिर भी अनुकूलक अणु के रूप में इसकी भूमिका के बारे में बाद में जानकारी मिल गई। अंतरण आरएनए में एक प्रतिकूट फंदा होता है, प्रकूट फंदा होता है जिसमें कूट के पूरक क्षार मिलते हैं। वैसे अमीनो अम्ल स्वीकार्य छोर होता है जिसे अमीनो अम्ल से जुड़ जाते हैं। प्रत्येक अमीनो अम्ल के लिए विशिष्ट अंतरण आरएनए टी-आरएनए होता है। प्रारंभन हेतु दूसरा विशिष्ट अंतरण आरएनए होता है जिसे प्रारंभक अंतरण आरएनए कहते हैं। रोध प्रकूट के लिए कोई अंतरण आरएनए नहीं होता है। उपरोक्त चित्र में अंतरण आरएनए की द्वितीयक संरचना दर्शाई गई है जो तिप्तिया यानी कि क्लोवर की पत्ती जैसी दिखाई गई। वास्तविक संरचना के अनुसार अंतरण आरएनए सघन अणु है जो उल्टे एल की तरह दिखाई देता है। स्थानांतरण या रूपांतरण। स्थानांतरण या रूपांतरण वह प्रक्रिया है जिसमें अमीनो अम्ल के बहुलकन से पॉलीपेप्टाइड का निर्माण होता है। अमीनो अम्ल के अक्रम व अनुक्रम दूत आरएनए में पाए जाने वाले क्षारों के अनुक्रम पर निर्भर करते हैं। अमीनो अम्ल पेप्टाइड बंध द्वारा जुड़े रहते हैं। पेप्टाइड बंध के निर्माण में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इस कारण से प्रथम प्रावस्था में अमीनो अम्ल स्वयं एटीपी के उपस्थिति में सक्रिय हो जाते हैं व सजातीय अंतरण आरएनए से जुड़ जाते हैं। इस प्रक्रिया को अधिक स्पष्ट रूप से अंतरण आरएनए का आवेशीकरण या अंतरण आरएनए एमिनो एसिलेशन कहते हैं। इस तरह से आवेशित दो अंतरण आरएनए का एक दूसरे से काफी पास में आने से उनमें पेप्टाइड बंध का निर्माण हो जाता है। उत्प्रेरक की उपस्थिति में पेप्टाइड बंध बनने की दर जो है बढ़ जाती है। कोशिकीय कारखाना जो प्रोटीन संश्लेषण के लिए आवश्यक है वह राइबोसोम है। राइबोसोम संरचनात्मक आरएनए व लगभग 80 विभिन्न प्रोटीनों से मिलकर बना होता है। यह अपनी निष्क्रिय अवस्था में दो उप एककों एक बड़ी उप एकक व एक छोटी उप एकक से मिलकर बना होता है। जब छोटा उप एकक दूत आरएनए में मिलता है तब दूत आरएनए का प्रोटीन में स्थानांतरण की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। बड़े उप एकक में दो स्थल होते हैं जिसके बाद में अमीनो अम्ल जुड़कर एक दूसरे से काफी पास में आ जाते हैं जिससे पॉलीपेप्टाइड बंध का निर्माण हो जाता है। राइबोसोम पेप्टाइड बंध के निर्माण में उत्प्रेरक 23 राइबोसोमल आरएनए जीवाणु में एंजाइम राइबोजाइम का काम करता है। दूत आरएनए में स्थानांतरण इकाई आरएनए का अनुक्रम है जिसके किनारों पर प्रारंभिक कूट यानी कि एयूजी स्टार्ट कोडोन व रोध प्रकूट स्टॉप कोडोन मिलते हैं जो पॉलीपेप्टाइड का कूट करते हैं। दूत आरएनए में कुछ अतिरिक्त अनुक्रम होते हैं जो स्थानांतरित नहीं होते हैं, उन्हें अस्थानांतरित स्थल कहते हैं। यूटीआर दोनों 5' किनारा व 30' किनारा पर स्थित होते हैं। ये प्रभावी स्थानांतरण प्रक्रिया के लिए आवश्यक होते हैं। यूटीआर दैट मीन्स अनट्रांसलेटेड रीजन्स।
यानी कि अस्थानांतरित स्थल। प्रारंभन हेतु राइबोसोम दूध आरएनए के प्रारंभन प्रकूट एयूजी से बनता है, जिसकी पहचान प्रारंभिक अंतरण आरएनए द्वारा की जाती है। राइबोसोम इसके बाद प्रोटीन संश्लेषण की दीर्घीकरण प्रावस्था की ओर बढ़ता है। इस अवस्था में अमीनो अम्ल अंतरण आरएनए से जुड़कर एक जटिल रचना का निर्माण करता है, जो आगे चलकर अंतरण आरएनए के प्रति प्रकूट से पूरक क्षार युग्म बनाकर दूध आरएनए के उचित प्रकूट से जुड़ जाते हैं। राइबोसोम दूध आरएनए के साथ एक प्रकूट से दूसरे प्रकूट की ओर जाता है। एक के बाद एक अमीनो अम्ल के जुड़ने से पॉलीपेप्टाइड अनुक्रमों का स्थानांतरण होता है, जो डीएनए द्वारा निर्देशित व दूध आरएनए द्वारा निरूपित होते हैं। अंत में विमोचक कारक का रोध प्रकूट से जुड़ने से स्थानांतरण प्रक्रिया का समापन हो जाता है। राइबोसोम से पूर्ण पॉलीपेप्टाइड अलग हो जाते हैं। जीन अभिव्यक्ति का नियमन। जीन अभिव्यक्ति के नियमन का बहुत व्यापक अर्थ है, जो विभिन्न स्तरों पर होती है। जीन अभिव्यक्ति के परिणाम स्वरूप पॉलीपेप्टाइड का निर्माण होता है, जिसे कई स्तरों पर नियमित कर सकते हैं। सुकेंद्रकी में नियमन कई स्तर पर हो सकता है। अनुलेखन स्तर, संसाधन स्तर, दूध आरएनए का केंद्रक में कोशिका प्रवण में अभिगमन और स्थानांतरीय स्तर। जीन कोशिका में अभिव्यक्त होकर एक विशेष कार्य या एक निश्चित कार्य को संपन्न करते हैं। उदाहरण ई कोलाई में स्थित एंजाइम बीटा गैलेक्टोसाइडेज डाइसैकेराइड लैक्टोज का जल अपघटन कर गैलेक्टोज व ग्लूकोज का निर्माण करते हैं, जिसे जीवाणु ऊर्जा के स्रोत के रूप में प्रयोग करते हैं। लैक्टोज जो जीवाणु के ऊर्जा स्रोत हैं की अनुपस्थिति में बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम का संश्लेषण नहीं होता। इस कारण से साधारण शब्दों में कहा जाए तो उपापचयी शरीर क्रियात्मक या वातावरण स्थिति है, जो जीन की अभिव्यक्ति को नियमित करती है। एक भ्रूण का वयस्क जीव में विकास व विभेदन के जीन विभिन्न समूहों की अभिव्यक्ति समन्वित नियमन का परिणाम है। असीम केंद्रकी में जीन की अभिव्यक्ति के नियंत्रक के लिए कुछ ऐसे प्रभावी स्थल होते हैं, जो अनुलेखन प्रारंभन की दर को नियमित करते हैं। अनुलेखन इकाई में एक निश्चित अनुनायक के साथ आरएनए पॉलीमरेज की क्रियाशीलता अतिरिक्त प्रोटीन से पारस्परिक क्रिया द्वारा उसे नियमित होती है, जो प्रारंभिक स्थल के पहचान में इसे सहयोग देते हैं। ये नियामक प्रोटीन सहयोगात्मक या असहयोगात्मक दोनों रूप में कार्य कर सकते हैं। असीम केंद्र की डीएनए में उन्नायक स्थल की उपलब्धता प्रोटीन की विशेष अनुक्रमों, जिसे प्रचालक कहते हैं, से अन्योन्य क्रिया द्वारा नियमित होती रहती है। अधिकतर प्रचालक में प्रचालक स्थल उन्नायक भाग के पास स्थित होता है और अधिकतर स्थिति में प्रचालक के अनुक्रम दमनकारी प्रोटीन से बन जाते हैं। प्रत्येक ऑपेरोन का अपना विशिष्ट प्रचालक व दमनकारी होता है। उदाहरण लैक प्रचालक केवल लैक प्रचालक में मिलता है। यह विशेष रूप से लैक दमनकारी से आपसी क्रिया करता है। लैक ऑपेरोन के बारे में स्पष्ट जानकारी आनुवांशिक विशेषज्ञ जो है फ्रैंकोस जैकब व जैव रसायन विज्ञ जैकब मोनार्ड के आपसी प्रयास से हो पाई। उन्होंने पहली बार अनुलेखनीय नियमित तंत्र के बारे में बताया। लैक प्रचालक, जहां लैक का मतलब लैक्टोज है, में पॉलीसिस्ट्रोनिक संरचनात्मक जीन का नियमन एक सामान्य उन्नायक व नियामक जीन द्वारा होता है। इस तरह की व्यवस्था जीवाणु में बहुत सामान्य, इसे प्रचालक कहते हैं। ऐसे कुछ उदाहरण लैक प्रचालक यानी कि LSE ऑपेटोन, ट्रिप प्रचालक यानी कि TRP ऑपेरोन, एटा प्रचालक यानी कि ARA ऑपेरोन, हिस प्रचालक यानी कि HIS ऑपेरोन, वेल प्रचालक यानी कि VAL ऑपेरोन। लैक प्रचालक नियामक जीन इकाई आई, यहाँ पर आई का मतलब प्रेरक है, इंड्यूसर नहीं, बल्कि यह शब्द मंदक इनहिबिटर से किया गया है और 3 संरचनात्मक जीन Z, Y और A से मिलकर बना होता है। आई जीन लैक प्रचालक के दमनकारी का कूटलेखन करता है। Z जीन बीटा गैलेक्टोसाइडेज का कूटलेखन करता है, जो डाइसैकेराइड लैक्टोज के जल विघटन से एकलक इकाई गैलेक्टोज व ग्लूकोज का निर्माण करता है। वाई जीन परमीएज का कूटलेखन करता है, जो कोशिका के लिए बीटा गैलेक्टोसाइडेज की पारगम्यता को बढ़ाता है। जीन ए द्वारा ट्रांस एसिटिलेज का कूटलेखन होता है। इस तरह से लैक प्रचालक के सभी तीनों जीन के उत्पाद लैक्टोज उपापचय के लिए आवश्यक होते हैं। दूसरे अन्य प्रचालकों के प्रचालक में उपस्थित जीन समान संबंधित उपापचयी पथ में एक साथ कार्य करते हैं। लैक्टोज एंजाइम बीटा गैलेक्टोसाइडेज के लिए क्रियाधार का काम करता है, जो प्रचालक की सक्रियता के आरंभ या निष्क्रियता समाप्ति को नियमित करता है। इसे प्रेरक कहते हैं। सबसे उपयुक्त कार्बन स्रोत ग्लूकोज की अनुपस्थिति में यदि जीवाणु के संवर्धन माध्यम में लैक्टोज डाल दिया जाए, तब परमीएज की क्रिया द्वारा लैक्टोज कोशिका के अंदर अभिगमित होता है। याद करो कोशिका में लैक प्रचालक द्वारा लैक्टोज कोशिका के अंदर कोशिका में लैक प्रचालक की अभिव्यक्ति निम्न स्तर पर हमेशा बनी रहती है, अन्यथा लैक्टोज कोशिकाओं के भीतर प्रवेश नहीं कर पाता। इसके बाद लैक्टोज प्रचालक को निम्न ढंग से प्रेरित करता है। प्रचालक का दमनकारी आई जीन द्वारा संश्लेषित होता है। दमनकारी प्रोटीन प्रचालक को प्रचालक स्तर से बांधकर आरएनए पॉलीमरेज को निष्क्रिय कर देता है, जिससे प्रचालक अनुलेखित नहीं हो पाता। प्रेरक, जिसे लैक्टोज की उपस्थिति में दमनकारी प्रेरक से क्रिया कर निष्क्रियत हो जाता है, जिसके फलस्वरूप आरएनए पॉलीमरेज उन्नायक से बनकर अनुलेखन की शुरुआत करता है। लैक प्रचालक के नियमन को इसके क्रियाधार द्वारा एंजाइम के संश्लेषण के रूप में निरूपित किया जा सकता है। याद रखो
याद रखो, लैक्ट प्रचालक ये ग्लूकोज या गैलेक्टोज प्रेरक के रूप में कार्य नहीं करता है। क्या तुम बता सकते हो लैक्टोज की उपस्थिति में कब तक लैक्ट प्रचालक अभिव्यक्त होता है? दमनकारी द्वारा लैक्ट प्रचालक के नियमों को ऋणात्मक नियमन कहते हैं। लैक्ट प्रचालक धनात्मक नियमन के नियंत्रण में भी होता है, लेकिन इस स्तर पर इसके बारे में चर्चा नहीं की जाएगी। मानव जीनोम परियोजना। पिछले खंडों में तुम पढ़ चुके हो कि डीएनए से मिलने वाले क्षारों का अनुक्रम किसी भी जीव का आनुवंशिक सूचना का निर्धारण करता है। दूसरे शब्दों में, किसी भी जीव की आनुवंशिक व्यवस्था उसके डीएनए में मिलने वाला अनुक्रम से निर्धारित होती है। दो विभिन्न व्यक्तियों में मिलने वाला डीएनए अनुक्रम कुछ जगहों पर भिन्न भिन्न होता है। ये कल्पनाएं मानव जीनोम में मिलने वाले पूर्ण डीएनए अनुक्रम के बारे में पता लगाने के लिए विवश करती है। आनुवंशिक अभियांत्रिकी तकनीकों के विकास से किसी भी डीएनए खंड को विलगित व क्लोन किया जा सकता है। वह डीएनए अनुक्रमों को शीघ्र जानने के लिए साधारण तकनीक के विकास से 1990 में मानव जीनोम के अनुक्रमों को पता लगाने के लिए एक महत्वाकांक्षी योजना की शुरुआत हुई, मानव जीनोम परियोजना, जिसे महापरियोजना कहते हैं। यदि इस योजना के उद्देश्य को ध्यान दें तो इसके विस्तार व आवश्यकता के बारे में कल्पना कर सकते हैं कि मानव जीनोम में लगभग 3 × 10⁹ क्षार युग्म मिलते हैं। यदि अनुक्रम जांचने के लिए प्रति क्षार $3 अमेरिकन खर्च होते हैं तो पूरी योजना पर खर्च होने वाली लागत लगभग $9 बिलियन है। प्राप्त अनुक्रमों को टंकणित रूप से किताब में संग्रहित किया जाए, जिससे प्रत्येक पृष्ठ में 1000 अक्षर हो, तो इस प्रकार से इस किताब में 1000 पृष्ठ होंगे। तब इस तरह से एक मानव कोशिका के डीएनए सूचनाओं को संकलित करने हेतु 3300 किताबों की आवश्यकता होगी। इस प्रकार बड़ी संख्या में आंकड़ों की प्राप्ति के लिए उच्च गति के संगणक साधन की आवश्यकता होगी, जिससे आंकड़ों के संग्रह, विश्लेषण व पुनः उपयोग में सहायता मिलती है। HGP के बारे में, यानी कि मानव जीनोम परियोजना के बारे में जानकारी जीव विज्ञान के इस नए क्षेत्र का तेजी से विस्तार से संभव हो पाया, जिसे जैव सूचना विज्ञान, बायोइन्फॉर्मेटिक्स कहते हैं। HGP के लक्ष्य। मानव डीएनए में मिलने वाले HGP के कुछ महत्वपूर्ण लक्ष्य निम्न है कि लगभग 20,000 से 25,000 सभी जीनों के बारे में पता लगाना, मानव डीएनए को बनाने वाले 3 बिलियन रासायनिक क्षार युग्मों के अनुक्रमों को निर्धारित करना, उपरोक्त जानकारी को आंकड़ों के रूप में संग्रहित करना, आंकड़ों के विश्लेषण हेतु नई तकनीक का सुधार करना, योजना द्वारा उठने वाले नैतिक, कानूनी व सामाजिक मुद्दों के बारे में विचार करना। मानव जीनोम परियोजना 13 वर्ष की योजना थी, जिसे अमेरिकी ऊर्जा विभाग और राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान, यानी कि US डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ द्वारा सहयोग प्राप्त था। प्रारंभिक वर्षों में वेलकम न्यास UK की HGP में भागीदारी थी और बाद में जापान, फ्रांस, जर्मनी, चीन व अन्य देशों द्वारा सहयोग प्रदान किया गया। ये योजना 2003 में पूर्ण हो गई। विभिन्न व्यक्तियों में मिलने वाले डीएनए की विभिन्नता के बारे में प्राप्त जानकारी से मानव में मिलने वाले हजारों अनियमितताओं के बारे में पहचानने, उपचार करने व कुछ हद तक उन्हें रोकने में सहायता मिली है। इसके अतिरिक्त मानव जीव विज्ञान के सुरागों को समझने, अमानवीय जीवों के डीएनए अनुक्रमों की प्रति जानकारी के आधार पर उनकी प्राकृतिक क्षमताओं का उपयोग कर स्वास्थ्य सुरक्षा, कृषि, ऊर्जा उत्पादन व पर्यावरण सुरक्षा की दिशा में उठने वाली चुनौतियों को हल किया जा सकता है। कई अमानवीय प्रतिरूप जैसे कि जीवों, जैसे कि जीवाणु, यीस्ट, कैनोहैप्टिडीज इलिंगिस, यानी कि स्वतंत्र अरोगजनक सूत्रकृमि, ड्रोसोफिला फल मक्खी, पौधा, धान व एरेबिडोप्सिस आदि के अनुक्रमों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। कार्य प्रणाली। इस वीडियो में 2 महत्वपूर्ण तरीकों का उपयोग किया जाता है। पहले प्रयास में उन सभी तकनीकों जो आरएनए के रूप में व्यक्त होता है उसके बारे में अध्ययन देना, इसे व्यक्त अनुक्रम घुंडी यानी कि एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टेक्स्ट यानी कि ESTS कहते हैं। दूसरा प्रयास यह है कि जीन में मिलने वाली सभी जीनोम के व्यक्तिक व अनुव्यक्तिक अनुक्रमों की जानकारी प्राप्त कर उनके कार्य को निर्धारित करना, इसे अनुक्रम टिप्पणी या सीक्वेंस एनोटेशन कहते हैं। कोशिका के पूर्ण डीएनए में स्थित अनुक्रमों की जानकारी के लिए पहले इसे विलगित कर छोटे छोटे यादृच्छिक खंड बनाकर संवाहकों का उपयोग उचित आतिथ्य में भेज देते हैं। क्लोनिंग प्रत्येक डीएनए के प्रवर्धन में सहायता करता है, जिससे इन अनुक्रमों के बारे में जानकारी मिलना आसान हो जाती है। सामान्य उपयोगी आतिथ्य जीवाणु व यीस्ट हैं और संवाहकों को BAC जीवाणु कृत्रिम गुणसूत्र, बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम व YAC यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम कहते हैं। खंडों को स्वचालित डीएनए अनुक्रम, जो फ्रेडरिक सेंगर द्वारा विकसित विधि के सिद्धांतों पर कार्य करता है, को उपयोग कर अनुक्रमण करते हैं। याद करो, प्रोटीन में अमीनो अम्लों के अनुक्रमों को निर्धारित करने वाली विधि के विकास का श्रेय भी सेंगर को जाता है। इन अनुक्रमों को एक दूसरे में स्थित अंशज छादन, ओवरलैपिंग के आधार पर व्यक्त करते हैं। अनुक्रमण हेतु अंशज छादन, 1 सेकेंड फ्रेंड्स, अनुक्रमण हेतु अंश छादन खंडों का निर्माण होता है। इन अनुक्रमों को मनुष्य द्वारा पंक्तिबद्ध करना संभव नहीं है। इस कारण से कंप्यूटर आधारित शेष प्रक्रम के विकास की आवश्यकता होती है। बाद में इन अनुक्रमों का टिप्पण कर प्रत्येक गुणसूत्र के साथ निर्धारित किया गया। गुणसूत्र का एक अनुक्रमण में मई 2000
6 में गुणसूत्र 24 गुणसूत्र में अंतिम था और 22 से 3 लिंग गुणसूत्र में X तथा Y के अनुक्रमण की आवश्यकता है। दूसरा चुनौतीपूर्ण कार्य जीनोम का आनुवंशिक व भौतिक नक्शे तैयार करना था। बहुरूपीय प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियोज पहचान स्थल व दोहराए गए डीएनए के अनुक्रमों जिसे सूक्ष्म अनसंघीय माइक्रोसैटेलाइट दोहराए गए डीएनए अनुक्रमों में बहुरूपीय की उपयोगिता के बारे में अगले खंड में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में पढ़ेंगे कहते हैं। यानी कि इस में कहा गया है कि बहुरूपीय प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियोज पहचान स्थल व दोहराए गए डीएनए के अनुक्रमों जिसे सूक्ष्म अनसंघीय कहते हैं। मानव जीनोम की मुख्य विशेषताएं। मानव जीनोम 3164.7 करोड़ क्षारयुग्म मिलते हैं। इसमें औसतन प्रत्येक जीन में 3000 क्षार स्थित होते हैं जिनके आकार में अधिक विभिन्नताएं होती हैं। मनुष्यों को ज्ञात सबसे बड़ी जीन डिस्ट्रोफिन में 2.4 करोड़ क्षारयुग्म मिलते हैं। मानव जीनोम में 3164.7 करोड़ क्षारयुग्म मिलते हैं। जीन की संख्या 30,000 जो पहले की अनुमानित संख्या 80,000 से 140,000 से काफ़ी कम है। लगभग सभी 99.9% लोगों में मिलने वाले न्यूक्लियोटाइड क्षार एक समान है। खोजी गई 50% से अधिक जीन के कार्यों के बारे में जानकारी प्राप्त है। 2% से कम जीनोम प्रोटीन का अनुलेखन करते हैं। मानव जीनोम के बहुत बड़े भाग का निर्माण पुनरावृत्ति अनुक्रम द्वारा होता है। पुनरावृत्ति अनुक्रम डीएनए के फैले हुए भाग जिनकी कभी कभी 100 से 1000 बार पुनरावृत्ति हुई, जिनके बारे में यह विचार है कि इनका सीधा कुंडलेखन में कोई कार्य नहीं है, लेकिन इनसे गुणसूत्र की संरचना, गतिकी व विकास के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। गुणसूत्र 1 में सर्वाधिक जीन 2968 व वाई गुणसूत्र में सबसे कम जीन 231 मिलते हैं। वैज्ञानिकों ने मानव में लगभग 1.4 करोड़ जगहों पर अलग इकहरा क्षार यानी कि स्निप्स, जिसे हम एकल न्यूक्लियोटाइड बहुरूपता सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं, स्निप्स कहते हैं, का पता लगाया। उपरोक्त जानकारी से गुणसूत्र में उन जगहों जो रोग आधारित अनुक्रम व मानव इतिहास का पता लगाने में सहायक के बारे में जानकारी एकत्र करने में काफ़ी सहयोग प्रदान किया गया। उपयोग व भविष्य की चुनौतियां। डीएनए अनुक्रमों से प्राप्त सार्थक जानकारी व शोधों से आने वाले दशकों में जैविक तंत्र को समझने में काफ़ी सहूलियत रही। इस बृहत कार्य को पूर्ण करने में विश्व के सार्वजनिक व असार्वजनिक क्षेत्र के कई हजार विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों व रचनाकारों का योगदान रहा। अनुक्रमों का सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव यह रहा कि जैविक अनुसंधानों में मूलतः नए आयामों का समावेश हो सका। पहले शोधकर्ता एक समय पर एक या कुछ जीन के बारे में अध्ययन कर पाते थे। पूर्ण जीनों अनुक्रमों व नई तकनीकों के आधार पर अब काफ़ी व्यापक स्तर पर व्यवस्थित तरीके से उठने वाले प्रश्नों को हल करने में सहायता मिलती है। इससे जीनोम में मिलने वाली सभी जीन के बारे में अध्ययन किया जा सका। उदाहरणार्थ, विशेष ऊतकों या अंग या अर्बुद में मिलने वाली सभी अनुलेखों व हजारों जीन व प्रोटीन आपस में जुड़े हुए तार की तरह कैसे कार्य करते हैं। इससे प्राप्त जानकारी से जीवन के रसायन को वांछनीय बनाने में उपयोगी रहा। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। पिछले खंड में यह बताया गया है कि मनुष्यों में मिलने वाले क्षार युग्म अनुक्रम जो है 99.9% समान होते हैं। यह मानते हुए कि मानव जीनोम में 3 × 10⁹ क्षार युग्म है, तो कितने क्षार अनुक्रमों में अंतर होगा। डीएनए के अनुक्रम में मिलने वाले अंतर व्यक्ति विशेष के समलक्षणीय रूप आकार को निर्धारित करते हैं। यदि किसी का उद्देश्य 2 व्यक्तियों का या किसी जनसंख्या के लोगों के बीच आनुवंशिक विभिन्नता का पता लगाना हो तो हमेशा डीएनए का अनुक्रम ज्ञात करना होगा, जो एक कठिन व महंगा कार्य है। कल्पना करो कि 3 × 10⁶ क्षारों के बीच तुलना की है। 2 व्यक्तियों के डीएनए अनुक्रमों के बीच तुलना करने हेतु डीएनए अंगुली छापी एक त्वरित विधि है। डीएनए अंगुली छापी में डीएनए अनुक्रम में स्थित कुछ विशिष्ट जगहों के बीच विभिन्नता का पता लगाते हैं। इसे पुनरावृत्ति डीएनए कहते हैं। अनुक्रमों में डीएनए का छोटा भाग कई बार पुनरावृत्त होता है। इसे पुनरावृत्ति डीएनए को जीनोमिक डीएनए के ढेर से अलग करने के लिए जो विभिन्न शिखर बनाते हैं, घनत्व प्रवणता अपकेंद्रीकरण द्वारा अलग करते हैं। डीएनए ढेर एक बहुत बड़ा शिखर होता है, जबकि 7 में छोटे शिखर, जिसे अनुषंगी डीएनए कहते हैं, सैटेलाइट डीएनए। क्षार खंडों की लंबाई व पुनरावृत्ति इकाइयों के आधार पर अनुषंगी, लघुषंगी आदि में वर्गीकृत किया गया है। अनुक्रम सामान्यतः किसी भी प्रोटीन का कूटलेखन नहीं करता है, लेकिन ये मानव जीनोम के अधिकांश भाग में मिलते हैं। ये अनुक्रम उच्च श्रेणी बहुरूपता प्रदर्शित करते हैं, जो डीएनए अंगुली छापी का आधार है। किसी भी व्यक्ति के ऊतकों से प्राप्त डीएनए में एक समान बहुरूपता मिलती है, जो न्यायालयीन उपयोग में एक पहचान और औजार के रूप में उपयोगी है। चूंकि बहुरूपता जनक से बच्चों की ओर वंशागत होती है, इसलिए डीएनए अंगुली छापी विवाद की स्थिति में पैतृत्व परीक्षण में सहायक है। डीएनए अनुक्रम में मिलने वाली बहुरूपता के साथ साथ डीएनए अंगुली छापी मानव जीनोम के आनुवंशिक नक्शे
तैयार करने में लाभदायक है। साधारण तौर से हमें यह समझ लेना चाहिए कि डीएनए बहुरूपता क्या है। बहुरूपता उत्परिवर्तन के कारण ही उत्पन्न होती है। आप अध्याय 4 व इस अध्याय के पिछले खंडों में उत्परिवर्तन के विभिन्न प्रकार व उनके प्रभावों के बारे में पढ़ चुके हैं। किसी व्यक्ति में नए उत्परिवर्तन उसकी इकाई कोशिकाओं या जनन कोशिकाओं में पैदा होते हैं। यदि जनन कोशिका उत्परिवर्तन किसी व्यक्ति को संतानोत्पत्ति क्षमता को गंभीर रूप से प्रभावित नहीं करते तो यह उत्परिवर्तन स्थानांतरित होता है, जिससे जनसंख्या के दूसरे सदस्यों में फैल जाता है। विकल्पी, पुनः अध्याय 4 से विकल्पी की परिभाषा याद करो। विकल्पी अनुक्रम विभिन्नता, जिसे परंपरागत रूप से डीएनए बहुरूपता कहते हैं, मानव जनसंख्या में 0.01 से अधिक आवृत्ति में एक विस्थल से असंगति मिलने से होती है। साधारण तौर से यदि वंशागत उत्परिवर्तन जनसंख्या में उच्च आवृत्ति से मिलता है तो इसे डीएनए बहुरूपता कहते हैं। उपरोक्त विभिन्नता की संभावना अव्यक्तिक डीएनए अनुक्रम में ज्यादा होती है व इन अनुक्रमों में होने वाला उत्परिवर्तन व्यक्ति की प्रजनन क्षमता को प्रभावित नहीं करता है। इस तरह के उत्परिवर्तन एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में एकत्रित होते रहते हैं, जिसके फलस्वरूप विभिन्नता उत्पन्न होती है। बहुरूपता विभिन्न प्रकार की होती है, जिसमें एक न्यूक्लियोटाइड में या विस्तृत स्तर पर परिवर्तन होता है। विकास व जाति उद्भवन में उपरोक्त बहुरूपता की बहुत बड़ी भूमिका होती है, जिसके बारे में आप उच्च कक्षाओं में विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। डीएनए अंगुली छापी तकनीक का प्रयोग प्रारंभिक विकास एलेक जेफरीज द्वारा किया गया। इन्होंने अनुषंगी डीएनए को प्रोब के रूप में उपयोग किया, जिसमें काफी बहुरूपता मिलती है। इसे वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट VNTR के रूप में जानते हैं। तकनीक जैसा पहले प्रयोग किया जा चुका वह सदर्न ब्लॉट हाइब्रिडाइजेशन, जिसमें विकिरण चिन्हित VNTR एक प्रोब के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसमें शामिल है डीएनए का विलगन, प्रतिबंधन, एंडोन्यूक्लियस द्वारा डीएनए का पाचन, इलेक्ट्रोफोरेसिस द्वारा डीएनए खंडों का पृथक्करण डीएनए का खंडों का संश्लेषित झिल्ली जैसे नाइट्रोसेलुलोज या नाइलोन पर स्थानांतरण यानी कि ब्लॉटिंग, चिन्हित VNTR प्रोब का उपयोग करते हुए संकरण व स्व विकिरण चित्रण द्वारा संकरित डीएनए खंडों का पता लगाना। डीएनए अंगुली छापी का चित्रीय प्रदर्शन 5.16 में प्रदर्शित किया गया। जो नीट में है इससे बार बार क्वेश्चन आया है कि इसको मतलब कथनों को मतलब जमाओ, तो इस जमाने के तौर पर ये सवाल बार बार पूछा जाता है, तो आप इसकी जो सीक्वेंस है उसको याद रखें। VNTR अनुषंगी डीएनए की श्रेणी से संबंधित है, इसलिए ऐसे लघु अनुषंगी कहता है। इसमें एक छोटा डीएनए अनुक्रम बहुरूपीय संख्या में अनुबद्ध व्यवस्थित होता है। किसी व्यक्ति के गुणसूत्र से दूसरे गुणसूत्र की रूपीय संख्या में विभिन्नता मिलती है। पुनरावृत्तों की संख्या में बहुत उच्च श्रेणी की बहुरूपता मिलती है, जिसके फलस्वरूप VNTR के आकार में परिवर्तन होते रहते हैं। इसके आकार 0.1 से 20 किलो बेस के होते हैं। VNTR प्रोब के संकरण के फलस्वरूप प्राप्त स्व विकिरण चित्र में विभिन्न आकार की पट्टियां दिखाई पड़ती है। पट्टियां किसी व्यक्ति के डीएनए के विशिष्ट प्रारूप को व्यक्त करती है। ये पट्टियां समरूपी जुड़वा को छोड़कर किसी भी जनसंख्या के एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भिन्न होती है। पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया का उपयोग कर तकनीक की संवेदनशीलता को बढ़ा सकते हैं। इसके फलस्वरूप किसी एक कोशिका से प्राप्त डीएनए से पर्याप्त डीएनए अंगुली छापी विश्लेषण किया जा सकता है। न्यायालयीन विज्ञान में उपयोग के अतिरिक्त इसका बहुत अधिक उपयोग है, जैसे जनसंख्या व आनुवांशिक विभिन्नता के निर्धारण में। वर्तमान समय में कई प्रकार के संपरीक्षक का उपयोग डीएनए अंगुली छाप बनाने में किया जा रहा है। सारांश: न्यूक्लिक अम्ल न्यूक्लियोटाइड्स का एक लंबा बहुलक है। डीएनए आनुवांशिक सूचनाओं को संग्रहित करने जबकि आरएनए मुख्यतः सूचनाओं के स्थानांतरण व अभिव्यक्ति में सहायता करते हैं। डीएनए व आरएनए दो आनुवांशिक पदार्थ के रूप में कार्य करते हैं, लेकिन डीएनए रासायनिक व संरचनात्मक अधिक स्थिर होने से उपयुक्त आनुवांशिक पदार्थ हैं। फिर भी आरएनए सबसे पहले विकसित हुआ, जबकि डीएनए आरएनए से प्राप्त हुआ। डीएनए के द्विश्रृंखला कुंडली संरचना की विशिष्टता उसके विपरीत रज्जुकों के बीच उपस्थित हाइड्रोजन बंध है। नियम के अनुसार एडेनिन थाइमिन से 2 हाइड्रोजन बंध द्वारा जुड़ा रहता है, जबकि ग्वानिन साइटोसिन से 3 हाइड्रोजन बंध द्वारा जुड़ा रहता है। इससे एक रज्जु के दूसरे के पूरक होते हैं। डीएनए की प्रतिकृति सेमीकंजर्टिव ढंग से होती है। जब यह प्रक्रम पूरक हाइड्रोजन बंध द्वारा निर्देशित होता है तो साधारण ढंग से कहा जाए तो डीएनए का यह खंड जो आरएनए का कूट लेखन करता है उसे जीन कहते हैं। अनुलेखन के दौरान डीएनए का एक रज्जु टेम्पलेट के रूप में कार्य करता है, जो पूरक आरएनए के संश्लेषण में दूत आरएनए को सक्रिय करता हुआ स्थानांतरित हो जाता है। जीवाणुओं में अनुलेखित एमआरएनए क्रियात्मक होता है, तो वह सीधे ही होते हैं। सुकेंद्रकीय में जीन विखंडित होते हैं। व्यक्तिक अनुक्रम एक्सॉन के बीच अव्यक्तिक अनुक्रम इंट्रॉन मिलते हैं। इंट्रॉन को अलग कर एक्सॉन को स्प्लाइसिंग द्वारा आपस में जोड़कर सक्रिय आरएनए का निर्माण करते हैं। दूत आरएनए में मिलने वाले क्षार अनुक्रमों को 3 समूहों में पढ़ते हैं, जिससे त्रिक आनुवांशिक कूट का निर्माण जो एक अमीनो अम्ल का कूट लेखन करता है। अंतरण आरएनए द्वारा आनुवांशिक कूट को पूरकता के सिद्धांत पर पढ़ा जा सकता है, जो एक अनुकूलक अणु के रूप में कार्य करता है। प्रत्येक अमीनो अम्ल के लिए विशिष्ट अंतरण आरएनए होते हैं। टीआरएनए विशिष्ट अमीनो अम्ल को अपने पर एक किनारे से जोड़ते हैं। वह दूत आरएनए पर स्थित कूट से अपने एंटीकोडॉन के बीच हाइड्रोजन बंध बनाकर युग्मित होता है। स्थानांतरण स्थल
राइबोसोम है जो दूध आरएनए से जुड़कर एमिनो अम्लों को जोड़ने के लिए पेप्टाइड बंध बनाने के लिए उत्प्रेरक का काम करता है, जो एक आरएनए एंजाइम राइबोजाइम का उदाहरण है। स्थानांतरण एक प्रक्रम जिसका विकास आरएनए के इर्द गिर्द हुआ, जो इस बात का सूचक है कि जीवन का विकास जो आरएनए से हुआ। चूंकि अनुलेखन व स्थानांतरण ऊर्जात्मक एक बहुत महंगी प्रक्रिया है, इसलिए दृढ़तापूर्वक नियमित होते हैं। अनुलेखन का नियमन जीन की अभिव्यक्ति के नियमन का प्रथम चरण है। जीवाणु में एक से अधिक जीन आपस में इस तरह से व्यवस्थित होते हैं कि वह एक इकाई के रूप में नियमित होते हैं, जिसे प्रचालक कहते हैं। लैक्टोपेरॉन जीवाणु में आदि रूप का प्रचालक है, जो लैक्टोज के उपापचय के लिए जीन के कूट लेखन के लिए उत्तरदायी है। प्रचालक का नियमन संवर्धन की उपस्थित लैक्टोज की मात्रा पर निर्भर करता है, जहां जीवाणु की वृद्धि होती है। इस कारण से इस प्रकार के नियमन को क्रियाधार के द्वारा एंजाइम संश्लेषण के नियमन के रूप में देख सकते हैं। मानव जीनोम परियोजना एक बृहद परियोजना थी, जिसका उद्देश्य मानव जीनोम में स्थित सभी क्षारों का अनुक्रम करना था। इस परियोजना से बहुत नई सूचनाएं प्राप्त हुई। इस परियोजना के फलस्वरूप कई नए क्षेत्रों व अवसरों के रास्ते खुले। डीएनए अंगुली छापी एक तकनीक है, जिससे डीएनए के स्तर पर एक जनसंख्या में स्थित विभिन्न लोगों के बीच विभिन्नता के बारे में पता लगा। ये डीएनए अनुक्रम में बहुरूपता के सिद्धांत पर कार्य करता है। इसका न्यायालयीन विज्ञान, आनुवांशिक विविधता व विकासीय जीव विज्ञान के क्षेत्र में अत्यधिक उपयोग है। चैप्टर इज कंप्लीट। आखिरकार चैप्टर कंप्लीट हो गया। बहुत बड़ा चैप्टर था। सो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।